प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि कृपया वे अपना भाषण करें। महाराष्ट्र के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री वर्षों के अंतराल के बाद सुशासन को धरती पर उतारकर महाराष्ट्र की जनता के दिल में अपना स्थान बनाने वाले मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय देशपांडे जी अध्यक्ष गोधनी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और मेरा रिश्ता इसलिए भी ज्यादा है कि मध्य प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं, तो बार बार उनसे मिलना होता है और उनके आइडियाज को भी हम कई बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय प्रताप भाई, जब वो दिखते हैं तो प्रमोद जी याद आ जाते हैं। आदरणीय रविंद्र साठे जी, उपस्थित हमारे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मैं विषय प्रारंभ करूं उसके पहले एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं पहली बार विधायक बना 1990 में, ऐसे विधानसभा क्षेत्र से बना जहां बीजेपी कभी जीती नहीं थी, और मुझे चुनाव इसलिए लड़ाया गया था कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था, शायद ये जीत जाएगा। और नहीं तो वो सीट ऐसी मानी जाती थी कि बिरसा लोकसभा क्षेत्र में, जहां से अटल जी भी कभी चुनाव लड़े थे, आज सुषमा जी सांसद हैं, 5-6 विधानसभाओं में हम जीतते थे। और जैसे बुधनी की बेटियां उस समय खुलती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, तो अकेली बुधनी सब जगह की लीड को खा जाती थी और बीजेपी हार जाती थी। मैं पहली बार विधायक बना तो लोगों के मन में उत्साह आया। मैं दौरा करने गया तो गांव गांव में स्वागत हुआ। एक गांव था श्यामपुर, वहां मेरे स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था और आसपास के 25-30 गांव के लोगों को ने भंडारा किया था और भोजन करना है, कार्यक्रम भी होगा और भोजन भी होगा सबका। हजारों की भीड़ थी वहां, सबका भोजन था और स्वागत में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। जब मैं मंच पे पहुंचा, स्वागत हुआ और उसके बाद एक मांग पत्र मुझे दिया गया। उस मांग पत्र में एक बात ये लिखी थी कि हमारे गांव में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है कुआं, और 3 साल से सफाई ना होने के कारण कुएं का पानी गंदा हो गया है, उसमें कीड़े पड़े हैं, बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कुएं की सफाई के लिए 5000 रुपया देने की कृपा करें। अब मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैं मंच पे ही खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई ये जो स्वागत सत्कार है इसमें कितना खर्चा किया? उसने कहा साहब स्वागत सत्कार थोड़ी, भोजन भंडारा भी है, आसपास के सब गांव के लोग आए, कितना खर्चा किया? तो उस जमाने में 90 में वो लाख के ऊपर था खर्चा, एक गांव के लोगों ने जो इंतजाम किया था, पूरी सब्जी बाकी सब चीजें। तो मैंने कहा भैया विधायक के स्वागत में 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने इकट्ठे की, कहां से लाया? वो इकट्ठे किया, सबने चंदा किया। तो विधायक के स्वागत के लिए 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, और गांव के कुएं की सफाई 3 साल से नहीं हुई, उसके लिए 5000 रुपया नहीं है, मुझसे मांग रहे हो। तो जो उत्तर आया कि देखो साहब आप विधायक हो हमारे, आपका स्वागत करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई करना हमारा नहीं, ये सरकार का काम है, हम क्यों करेंगे? सरकार। अब मुझे लगा कि अगर ये माइंडसेट जनता का रहा तो कितनी भी योजनाएं चला लो, वो योजनाएं कभी सफल हो नहीं सकती। दुर्भाग्य से आजादी के बाद मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जिनके हाथ में सरकार आई, दिमाग ये बना कि हम शासक हैं, जनता शासित है, और केवल राज चलाने वालों के दिमाग में बात नहीं आई। नौकर साहब, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकांश का माइंडसेट ये बना, दिमाग ये बना, तो योजना बनाना हमारा काम है। अकल का और बुद्धि का सारा ठेका या तो मंत्री मुख्यमंत्री के पास है, या फिर उनकी सहयोगी जो टीम है ब्यूरोक्रेट्स की, उनके पास है। जनता का क्या कहना है? जनता क्या समझती है? हम योजनाएं बनाएंगे, और योजनाएं ऐसी बनती रही, अच्छे अफसर भी हैं, अच्छे मुख्यमंत्री मंत्री भी हुए हैं। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोड़ रहा, लेकिन सचमुच में कई बार आश्चर्य होता था कि कृषि विकास की योजनाएं वो बनाते थे जिन्हें कभी खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, भिंडी ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, जिनको ये पता नहीं, वो कृषि के उत्पादन को दुगना करने की योजना बना दे। गांव की गलियां जिन्हें नहीं देखी, वो ग्रामीण विकास की योजनाएं बना दे। भाई जिस जनता की आप योजनाएं बना रहे हो, उस जनता की जरूरत क्या है, आवश्यकताएं क्या है? जब तक आप ये पता नहीं करोगे, योजनाएं आपकी हवा में रह जाएगी। एक उदाहरण देखिए, स्वच्छता की बात कब से चल रही है हिंदुस्तान में?
एक नहीं अनेक और हो जाएगा। हम तो जब से बड़े हुए हैं, सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। हालत क्या थी, जनता को सफाई से कोई लेना देना नहीं था। मध्य प्रदेश में जितनी बिल्डिंग्स में देखता था सरकारी, कोने में अगर जाओ तो पीक से लाल होती थी। हर कोई आता था पिच्चे से पान। मध्य प्रदेश में ज्यादा खाते, महाराष्ट्र में शायद कम खाते होंगे। अपने फूका और निकल गए। भोपाल में पानी में कैल्शियम की कमी थी, माथुर साहब जानते होंगे, तो लोगों की चूना खाने की आदत थी। चूना हाथ में ऐसे उंगली में चूना अब तो कम हो गई, और वो पान खाया और बीच बीच में चूना चाटते रहते थे, और हर कहीं चूना लगा हुआ आपको मिल जाए। स्वच्छता की बात होती थी, लेकिन जहां लिखा रहता था कृपया कचरा ना डालें, वही लोग कचरा पटकते थे, क्योंकि जनता इस अभियान के साथ नहीं थे। अपने अनूठे प्रधानमंत्री, सचमुच में युग पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के इस अभियान को जन अभियान ऐसा बनाया कि आजकल अगल बगल में, अगर वैसे तो अवेयरनेस इतनी आ गई, दिमाग बदल गया है। शहरों में एक प्रतियोगिता चल रही है, होड़ मची हुई है, स्वच्छता में नंबर 1 कौन रहता है। लेकिन उस होड़ के अलावा भी अब अगर किसी को कचरा फेंकना हो तो वो अगल बगल में देखता है, कोई देख नहीं लेती तो कहेगा क्या कितना ना लायक है, गंदगी फैला है। पूरा माइंड सेट एक अभियान ने जनता को, जिस अभियान से प्रधानमंत्री जी ने जनता को जोड़ दिया, माइंड सेट बदल दिया। छोटे छोटे बच्चे अगर कोई कचरा फेंके, जानते नहीं हो, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने क्या कहा था, एकदम दिमाग बदल गया। अभियान आज देखिए, हम शहरों का स्वरूप बदला हुआ देख रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक शासन प्रशासन के साथ जन सहभागिता नहीं जुड़ेगी तब तक काम नहीं चलेगा। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में मैं और एक बचपन की छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। मैं समाज सेवा के कामों में बचपन से सक्रिय रहता था, और बेटियों के प्रति मेरे मन में प्रारंभ से आदर का भाव था, इसलिए कि मैंने अपने गांव में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटा अगर पैदा हो तो मुखमंडल खिल जाए माता का, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो बाकी को तो छोड़ दीजिए मैया का चेहरा उतर जाए। भेदभाव होते हुए देखा था। तो मुझे लगता था नहीं, बेटा बेटी बराबर मानना चाहिए। तो एक सभा में भाषण दे रहा था, सामाजिक कार्यक्रम था कि बेटी को आने दो, बेटी बहुत अच्छी होती है, बेटियों के साथ भेदभाव मत करो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और कहा भाषण तो बड़े बड़े दे रहा है, बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करनी पड़ी तो दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा भैया। मुझे लगा क्या भाषण देने से काम नहीं चलेगा, समस्या के मूल में जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बुलाई महिला पंचायत। एक अनोखा प्रयोग मध्य प्रदेश ने किया। हमने तय किया कि फैसले वल्लभ भवन मतलब मेरा सेक्रेटरीट, उसमें मंत्री मुख्यमंत्री और नौकरशाह नहीं करेंगे। जिस समाज के जिस वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाना है हम उस वर्ग को बुलाएंगे। भोपाल में सीएम हाउस में हमने एक ऐसा डोम परमानेंट बना रखा है जहाँ 3,500-4,000 लोग आ जाते हैं और हम उनकी पंचायत बुलाते हैं, जैसे महिला पंचायत बुलाई। तो महिला पंचायत में हमने IAS, IPS, सरपंच, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनसे लेके झाड़ू पोंछा और बर्तन करने वाली बहनें भी हमने सब बुलाई, अलग अलग दिनों से प्रतिनिधि के रूप में। और फिर हमने चर्चा शुरू की कि सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाए। तब उसमें से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। उन्हीं बहनों ने मुझे कहा कि देखो, जब तक बेटी बोझ रहेगी तब तक बेटी को आने से दुनिया रोकेगी, केवल भाषण देने से काम नहीं चलता। उसने ऐसी योजना बनाए जिससे बिटिया बोझ ना रह जाए, बेटी वरदान बन जाए। तब हमने लाडली लक्ष्मी बनाई कि बेटी की पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद कर रख देंगे। समय के अभाव में उस योजना को बताने की जरूरत नहीं है। और वो लाडली लक्ष्मी योजना इतनी पॉपुलर हुई कि 24 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हो गई है। और जिनको हम जिनके खाते में 9,000 करोड़ रुपया हम जमा कर चुके हैं, और जब वो बड़ी होगी तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया उनको मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ। जब उनकी शादी होगी तो एकदम पॉपुलर योजना केवल सरकार ने नहीं बनाई, जनता के बीच से योजना निकल के आई। अब मुझे लगता था वो बूढ़ी अम्मा की बात याद थी कि शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करेगा। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाओ, जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी सरकार करेगी। पहले आलोचना हुई कि सरकार का काम कोई शादी करना है, बाद में वो योजना इतनी पॉपुलर हुई कि कई राज्यों ने भी उस योजना को अपनाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के अनेकों पहलू। मुझे कहा कि भैया अगर सही अर्थों में तुम सशक्तिकरण करना चाहते हो तो चुनाव कितनी बहनें लड़ती जरा बता दो। चुनाव लड़ने के लिए तो साहब भी आ जाएंगे, बहन क्या करेगी, तू तो रोटी बना, भोजन बना, 25 लोग और आने वाले, घर में बैठ। लेकिन अगर बोले राजनीतिक सशक्तिकरण करना है तो रिजर्वेशन कर दो, 50% बहनें लड़ेंगी चुनाव, ये तय कर दो, देखो बहनें कैसे निकल के आती है। और सचमुच में उस फैसले का ऐसा परिणाम हुआ कि आज राजनीतिक सभाओं में आधे से ज्यादा बहनें बैठी रहती है।
और मेयर से लेके यहाँ की बहन भी मेयर अभी मुझे मिली थी महेंद्र से, इतना अच्छी सरकारें चला रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। धारणा बदल दी कि बहनें कैसे सरकारें चलाएगी। ये सारी चीजें कहां से आई? जनता के बीच से आई। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग है, मैंने वृद्धजन पंचायत बनाई कि बुजुर्गों के लिए क्या करें। आमतौर पर दिमाग में क्या बात आती है? उनके लिए भोजन का इंतजाम हो जाए, अखबार पढ़ने का इंतजाम हो जाए, टीवी देख लें। लेकिन एक बुजुर्ग उसमें से खड़े हो गए कि ले बेटा शिवराज, अरे रोटी वोटी तो ठीक है, मरने के पहले तीर्थ की यात्रा करवा दे रही है। इतने मासूम भाव से और ऐसे अंदर को उनका मैंने चेहरा देखा तो उनको लगा कि रोटी तो ठीक है, लेकिन मरने के पहले अगर चारों धाम की यात्रा कर ली तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे दिमाग में क्लिक कर गई। हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बना दी कि 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको हम तीर्थ यात्रा पे ले जाएंगे। ट्रेन बुक होती है, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ट्रेन से उतार के अगर बस से ले जाना हो तो बस की व्यवस्था, जाने की आने की सब व्यवस्थाएं, और स्टेशन पर तिलक लगा के स्वागत करने की व्यवस्थाएं, वापस लौटाने की व्यवस्थाएं। कितना आनंद मिलता है, आप कल्पना कर सकते हो। मध्य प्रदेश में ऐसी पॉपुलर हुई के बाद में उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलने की। अब खेती के बारे में जो प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया कृषि महोत्सव का, मध्य प्रदेश में मुझे खेती को लाभ का धंधा बनाना था, क्योंकि मैं जानता था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो खेती को हमको ठीक करना ही होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैं नहीं सोच सकता था कि एकदम इंडस्ट्री आ जाएगी। 65% से ज्यादा आबादी हमारी खेती पे है। हमने ऐसी योजना नहीं बनाई कि बल्लभ भवन में बैठ के योजना बना दी कि ये करो ये करो। हमने जन आंदोलन बना दिया कृषि की आय को दुगना करने का। हर साल मध्य प्रदेश में 1 महीना कृषि महोत्सव चलता है। उस कृषि महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, विशेषज्ञ, सफल किसान, ये सब इकट्ठे होते हैं, रथ बनते हैं, ये उस रथ पे बैठ के गांव में जाते हैं और गांव में जाकर फिर किसानों के साथ परिसंवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, गोष्ठी करते हैं और फिर तय करते हैं कि इस गांव की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। और उसमें से हमने रोड मैप बनाया। तो आज हालत ये है कि 4 साल में मध्य प्रदेश में लगभग डबल उत्पादन, जस्ट डबल उत्पादन हमने कर दिया। 20% से ज्यादा की ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की ग्रोथ है। आप सब जानते हैं, विद्वान है। 2-3% अगर किसी विकास दर होती है तो लोग उसको मानते हैं कि बहुत पर्याप्त है, लेकिन 20% से ज्यादा फिर अभी भी कृषि आय कैसी दुगनी हो, जनता को जोड़ के कर रहे हैं। केवल कृषि विभाग का अमला नहीं तो क्या होता था पहले, कृषि विभाग के अमले में और किसानों में कोई तालमेल ही नहीं होता था। किसान कहते थे ये कल के लड़के ये क्या सिखाएंगे हमको, और ये पैंट पतलून पहने पहनाए उनके बीच में ढंग से जाते नहीं था। दोनों को जोड़ के टीम बन गई और उसके साथ साथ विशेषज्ञों को जोड़ दिया। इतने उदाहरण हैं। अब नर्मदा सेवा यात्रा की बात विनय जी कर रहे थे। पर्यावरण बचाओ, नदी संरक्षण करो, पानी प्रदूषित मत करो, कब से अपने देश में बातें चल रही है, कितने वर्षों से बात चल रही है। मुझे लगा कि नदी को अगर संरक्षित करना है तो भाषण से काम नहीं चलेगा, सरकारी योजना से काम नहीं चलेगा, जनता को जोड़ दो। अब नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा जी के पानी से मैं 30% मध्य प्रदेश में सिंचाई अगर कर रहा हूं तो नर्मदा जी के पानी से कर रहा हूं। नर्मदा जी ऐसी नदी जिसके पानी को लिफ्ट करके हम छिपरा में ले गए, जिनके पानी को लिफ्ट करके हम गंभीर में ले जा रहे हैं, काली सिंध में ले जा रहे हैं, पार्वती में ले जा रहे हैं। जिस हिस्से में प्रदेश में कहते हैं शिवराज पानी ले आओ, मैं नर्मदा मैया के हाथ जोड़ता हूँ, चले चल मैया लाज रख ले, और पाइप को भर के ले जाता हूँ। अब जो इतना सब दे रही है उस नदी का संरक्षण करना चाहिए कि नहीं। अब जब लोगों के मेरे मन में भाव आया कि चूंकि ग्लेशियर से नर्मदा जी नहीं निकलती, नर्मदा तो सतपुड़ा और विंध्याचल के जो घोर घने जंगल है और उनके पेड़ जो वर्षा का जल अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, वो बूंद बूंद जल नर्मदा बनता है। इसलिए नर्मदा अगर बचाना है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जंगलों की अंधाधुंध कटाई पिछले 150 वर्षों में हुई है, इसलिए पेड़ लगे। शहरों के सीवेज का पानी नर्मदा जी में ना जाए, पूजन के नाम पर नर्मदा जी को प्रदूषित ना करें। गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा जो केमिकल युक्त रंग उससे बनी रहती है, उनका विसर्जन ना करें। अब ये मैं भाषण देता तो कोई मानता क्या, मैंने भाषण नहीं दे, हमका नर्मदा माँ की महिमा का बखान करके हमने तय किया कि आओ, जो माँ हमको जल दे रही है, जो माँ हमको अन्न के भंडार भर रही है, पानी दे रही है, जो माँ हमको बिजली दे रही है, पानी से हम बिजली बना रहे हैं, जो माँ अमृत जैसा पानी देके स्नान का आनंद दे रही है, क्या उस माँ के लिए हमारे मन में कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमको उस माँ को नहीं बचाना चाहिए? और जब उन्हें उदाहरण दिए, तुमने क्या दिया, उसने अमृत जैसा पानी दिया, तुमने सीवेज पूरा का पूरा उसमें डाल दिया। जब हमने इन सब तथ्यों को रखे कहा कि अकेले शिवराज नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, आओ माँ को बचाने के लिए निकल पड़े, माँ का कर्ज उतारना है। मध्य प्रदेश की जनता उतर पड़ी सड़कों पे। आप मध्य प्रदेश में आप जाकर दृश्य देखिए, हजारों लोग उमड़ते हैं, छोटे छोटे गांव में जिनकी आबादी 1500 नहीं होती,
हाँ 50-50, 60-60, 70-70 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और स्वामी हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ये मंत्र रचा था, वो नारा बन गया। जनता गांव के नारे लगाते हैं त्वदीय पाद पंकजम सब जगह से नमामि देवी नर्मदे। और आज हालत ये हो गई है कि कोई पूजन सामग्री के नाम पर भी नर्मदा को प्रदूषित करने के लिए तैयार नहीं है। सबने कहा पूजन कुंड बनाओ, जो कुछ डालना है, चुनरी डालना है, तेल डालना है, साबुन डालना है, घी डालना है, शक्कर डालना है, वो पूजन कुंड में डालेगा। उससे हम जैविक खाद बनाएंगे। नर्मदा जी का अभिषेक कैसे करोगे? नर्मदा जी के जल से करेंगे और कुछ नर्मदा जी में नहीं डालेंगे। सीवेज की पूरी तैयारी हो गई, हर घर शौचालय बन गया, नदी के किनारे कोई जाकर नहीं बैठेगा, उसका संकल्प ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने फैसला कर दिया नर्मदा तट के दोनों तरफ के जो गांव है कि हम अब केवल फलदार पेड़ों की खेती करेंगे, क्योंकि पेड़ अगर होंगे तो मां बचेगी और मां बचेगी तो हम बचेंगे। जन आंदोलन खड़ा हो गया है, इतना बड़ा जन आंदोलन कि कल्पना आप नहीं कर सकते। समय की सीमा है इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक नहीं ऐसी अनेकों चीजें मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने चलाई है जनता की सहभागिता से योजनाओं के क्रियान्वयन की। मैंने अभी कृषि की आपसे बातचीत की, नशा मुक्ति के अभियान को हम जन आंदोलन बनाने का स्वरूप दे रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूं, रोजगार वाला स्वरोजगार की कई योजनाएं चली। अब योजनाएं कैसी चलती थी, मैं सांसद था तो उस जमाने में कांग्रेस के जमाने में एक योजना चलती थी IRDP। उसमें लोगों को लोन देते थे काम धंधे के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, भैंस के लिए ले लो, गाय के लिए ले लो, किराने की दुकान के लिए ले लो। और मैं सांसद के नाते जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता था तो लोगों से पूछता था कि भाई IRDP का लोन कौन कौन को मिला, हाथ उठाओ। तो कुछ उठाते, कुछ श्रम में नहीं उठाते। जो उठाते उनसे पूछता कितना मंजूर हुआ था, कितना मिला, कितना मंजूर हुआ था। कह रहे साहब मंजूर तो 20,000 हुआ था। काय के लिए? किराने की दुकान के लिए। काय किराने की दुकान? तो थोड़ा झप जाता था। फिर मैं पूछता था भाई बताओ काय किराने की दुकान? कह रहे साहब 20 मंजूर हुए थे, पल्ले तो 10 ही पड़े थे। मैंने कहा 10 कहाँ गया? बोलो तो बैंक वालों ने धर दिए। मैंने कहा बाकी 10 का क्या हुआ? बोले आधे उनने खा गया। तो साहब आधे हमने भी खा गया, ना आई है, ना आर है, ना डी है, ना पी है, फिर से दिलवा। ये योजनाओं का अब हमने योजना बनाई, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई, युवा स्वरोजगार योजना बनाई। मैंने मध्य प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और उसमें हम केवल बैंक पर नहीं छोड़ते, केवल अधिकारियों को नहीं छोड़ते, हम युवाओं के सम्मेलन आयोजित करते हैं। उनमें से जिनमें टैलेंट है, जिनमें तरफ है, उनका हम चयन करते हैं कि ये युवा उद्यमी का मतलब 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए। आप 1 करोड़ से भी नहीं 2 करोड़ कर दिया, क्योंकि छोटी मोटी अगर इंडस्ट्री डाली है तो 2 करोड़ कम से कम चाहिए, फूड प्रोसेसिंग किया बाकी कोई। तो 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन गारंटी सरकार लेगी, क्योंकि माता पिता के पास पैसा नहीं है। 5 साल तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और बाद में उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी हम मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी भी देने की कोशिश करेंगे। और उसको हमने फिर ऐसे सफल उद्यमियों का कार्यक्रम हम हर साल आयोजित करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो अपनी प्रदर्शनी भी लगाते हैं, वो बताते हैं कि ऐसी चीजें मिली, उसमें बाकी नौजवानों को बुलाते हैं। तो एक आंदोलन बन गया धीरे धीरे। नहीं तो मध्य प्रदेश की जनता, देवेंद्र जी बहुत अच्छी जनता थी और भगवान पर भरोसा रखती थी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता नाम। कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, ठीक है भगवान ने चौन दी तो चुन भी देगा यार। कहाँ ज्यादा चक्कर में पड़े, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे। जैसे हैं उसी में प्रसन्न संतोषी जीव, मतलब एक तरह संतोष का भाव है। हमने कहा कि हम शांत मन को अशांत करना चाहते हैं। हम क्यों गरीबी में जिए, हम क्यों पिछड़े रहे, हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं वो मध्य प्रदेश के नौजवानों के मन में ये भरने की कोशिश कर रहा हूँ उद्यमता का गोल। नहीं, तुम टाटा बिरला अंबानी जैसे उद्योगपति बन सकते हो। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में वो भाव पैदा हो रहा है, जन सहभागिता से, जन आंदोलन से, क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता। हमने तो सुशासन की अगर बात करें तो हमने एक प्रयोग प्रारंभ किया पहले मध्य प्रदेश में, समाधान ऑनलाइन। जनता आवेदन देती थी, उन आवेदनों में से हमने कुछ आवेदन छांटे और छांट के फिर हर मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को मैं सीएम सेक्रेटरिएट में बैठता हूँ। मेरे साथ मेरे अफसर बैठते हैं और सामने बैठते हैं अलग अलग जिलों में वहां के कलेक्टर, संबंधित सारे अधिकारी। जिसकी समस्या होती है वो या तो मेरे पास बैठता है या वो कलेक्ट्रेट में बैठता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई बताओ तुम्हारी समस्या क्या, वो बताता है। मैं अधिकारी से तुरंत स्पष्टीकरण मांगता हूँ कि इसका काम कैसे नहीं हुआ, और अगर पात्र था काम नहीं हुआ तो तुरंत मैं कार्रवाई करता हूँ, सस्पेंड कर देता हूँ। जो अलग अलग कार्रवाई करनी होती है वो करता हूँ। अब उससे जनता इतनी जुड़ गई कि कई बार वो दादागिरी करती है कि देखो कर दो नहीं तो समाधान ऑनलाइन में चले जाएंगे। हमने एक सीएम हेल्पलाइन चलाया। आज का जमाना
नेताओं के पीछे दरखास्त से लेके जनता कागज लेके कब तक दौड़े? जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो एक फोन घुमाओ, हमारा कॉल सेंटर बना हुआ है, 500 के करीब लोग वहां बैठे हुए, जैसी समस्या आती है उस विभाग के पास भेज देते हैं और विभाग को हल करके उनको देना होता है। और वो क्लोज हम तब करते हैं जब सामने वाले से फोन करके पूछ लेते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैं संतुष्ट हूं। उसके बिना क्लोज नहीं करते, हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन इस समय मध्य प्रदेश में जन आंदोलन बन गई है। तो सुशासन को भी अगर देना है तो जनता के सहयोग से सुशासन देने की कोशिश करनी है। वैसे ही जन सुनवाई मध्य प्रदेश में होती है। एक उदाहरण हमने रूरल डेवलपमेंट के मामले में किया। हमने आपका भी महाराष्ट्र का पहले का अनुभव होगा, पहले आवास कुटीर आती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मकान कंप्लीट हो गया, पहली किस्त के बाद तो दूसरी किस्त नहीं मिल रही, चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैसे मांग लेते थे। अब तय कर दिया कि मकान के पास खड़े होकर फोटो अपलोड कर दो। आपने फोटो अपलोड कर दिया, तुरंत दूसरी किस्त आपके खाते में आ जाएगी, किसी से वैल्यूएशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। शौचालय वाले मामले में कर दिया, अपलोड फोटो कर दो, पूरा पैसा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। और जनता भी अब दादागिरी से कहती है फोटो खिंचवाया, कर दिया कि देखो हो गया और पैसा आ जाएगा, तो खाना पीना बंद हो गया। तो ये जो सुशासन के जितने प्रयोग हैं ये जन आंदोलन बनाए जा सकते हैं जनता के सहयोग से। जनता में अवेयरनेस पैदा होगी, सीएम हेल्पलाइन में चले जाएंगे हम, समाधान ऑनलाइन में हम चले जाएंगे। तो कुल मिला के अगर जनता को हमने साथ खड़ा किया तो विकास को भी हम आंदोलन का स्वरूप दे सकते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश, जैसे आपने यहाँ किया देवेंद्र जी, हमने मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान, वाटर बॉडीज बनाओ, पूरा पैसा सरकार नहीं लगाएगी, कुछ जनता के कम से कम और कुछ नहीं, पैसा नहीं लगा सकते तो मेहनत करो। हमने लगभग 7 लाख छोटी बड़ी जल संरचनाएं मध्य प्रदेश की धरती पर बना के खड़ी कर दी। हमने एक अभियान चलाया हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव में क्या करते हैं, जैसी बरसात आती, हरियाली तीज होती है हमारे यहाँ, उस दिन से हम वृक्षारोपण शुरू कर देते। टारगेट 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। साल में एक व्यक्ति एक पेड़, और बाय एंड लार्ज हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में एक पेड़ लगाता है, हमारे 7.5 करोड़ पेड़ लग जाते हैं। जन आंदोलन बन गया वृक्षारोपण। अभी हमने और एक कार्यक्रम शुरू किया, आनंद उत्सव, एक विभाग ही बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं तो क्या मतलब, आनंद नहीं तो क्या मतलब, तो क्या मतलब। मैंने मध्य प्रदेश में देखा उदाहरण कि जिनके पास गगनचुंबी अट्टालिकाएं है, धन दौलत का कुछ भंडार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास बड़े बड़े पद हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ज्यादा मैंने जिनके पास सब कुछ है उनको आंसू बहाते हुए देखा है। मैंने देखा है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में गरीब आदिवासी धरती के बिछोने पे आसमान की चादर ओढ़ के मस्त सो जाता है, कल खाने का है तो कोई चिंता ही नहीं, नाचता है, गाता है, मस्ती मनाता है। और जिनके पास सब कुछ है वो 2 टाइम का भोजन ढंग से नहीं खा पाते, नींद के सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। तो विषय लंबा हो जाएगा, समय की सीमा है। तो मेरे मन में भी ये विचार आया, और वो विचार आया उज्जैन के अपने सेहत से महाकुंभ से, जब हमने कई तरह की परिचर्चा की कि एक ऐसा विभाग बनाओ जो लोगों के दिल में, लोगों के मन को आनंद से भर दे। जब मैंने पहले घोषणा की तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि शिवराज ने कोई नई चीज छोड़ दी है, आनंद विभाग क्या करेगा। लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रम आनंद जनता के साथ मिलकर, जैसे हमने एक आनंद उत्सव मकर संक्रांति के दिन शुरू किया, और उसमें क्या किया, हमने तय किया कि खेल कूद की अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। खेल कूद कौन होंगे, दादा दादी, नाना नानी, बूढ़े भी दौड़ेंगे, युवा भी दौड़ेंगे, माताएं बहनें दौड़ेंगी। ऐसा उत्सव चलता रहा कि गांव में आनंद और मस्ती का ही माहौल रहा। दादा दौड़ रहे हैं तो देख के लोगों को मजा आ रहा है, दादाजी को मजा आ रहा है, दादी को मजा आ रहा है। अलग अलग तरह के अनूठे खेलों का आयोजन। एक छोटी सी चीज हमने तय की कि कई बार हमारे पास कई चीजें ऐसी होती है जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है। मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े, मुझे मेरा 8 में काम चल जाए। तो कई ऐसे जिनके पास जरूरत से ज्यादा चीज है, और कई ऐसे जिनको चीजों की जरूरत है। हमने जिला मुख्यालय का भी शुरू किया, उसको कस्बों तक, गांव तक ले जाएंगे कि भाई जो जरूरत से ज्यादा है वो आप रख जाओ, और जिसको जरूरत हो वो ले जाओ। ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। अब इसमें आनंद कितना है, सर्दी के दिनों में अगर गर्म कपड़े आपने रख दिए, कंबल अगर आपने रख दिए, तो आपके मन में यह आनंद का भाव कि मैं किसी की, मेरे कंबल किसी की काम आ रहे हैं, और जिस गरीब को जरूरत है बिना किसी एहसान के वो उठा के ले जाता है, तो वो सर्दी से बच जाता है, उसको भी आनंद। ऐसे एक नहीं कई प्रयोग हम एक कार्यक्रम करने वाले, विराम उसमें सब शासकीय कर्मचारियों से कहने वाले कि 5 मिनट केवल शांति से बैठो, बाहर की दुनिया छोड़ दो, अंतर्मुखी हो जाओ, सोचो। तो हम एक कार्य करने वाले विराम। अब अलग अलग मन में अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन
आनंद भी जन आंदोलन बनाया जा सकता है, आनंद जैसे विषय भी, उससे जनता जुड़ती है, ऐसी जनता जुड़ती का आप करता नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि बिना जन सहभागिता के जनतंत्र गणतंत्र चल ही नहीं सकता। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अगर शासन आपको वास्तव में करना है तो जनता को जोड़ के ही करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयोग हमने किए। प्रधानमंत्री जी आज देश भर में जनता को जोड़ के, तो अभी नोटबंदी का विनय जी ने जिक्र किया, बिना जनता के सहयोग से और कोई हिम्मत नहीं कर सकता था इस अभियान को चलाने की। उसके प्लस माइनस सोचता तो पांव पीछे खींच लेता, कदम पीछे खींच लेता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सच्चे इरादे और दृढ़ संकल्प ने पूरी जनता उनके पीछे खड़ी कर दी और नोटबंदी का अभियान जनता के सहयोग से सफल हो गया। और कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसी बैठक में हम जा रहे हैं और समय ज्यादा हो रहा है देवेंद्र जी, और हमको समय पर पहुंचना है, इसलिए बात को विस्तार ना देते हुए मैं प्रबोधिनी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे विषय पर आपने ये कार्यक्रम रखा है पब्लिक पार्टिसिपेशन पर। निश्चित तौर पर इसका लाभ होगा और इसका अर्थ ये नहीं है कि सब चीजें हम कर रहे हैं तो हम ही अति विद्वान हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं समझता हूँ आपके दिमाग में आइडियाज होंगे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और ज्यादा कैसे, इसलिए जितने आइडियाज आएंगे आप सारे कंपाइल करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से, विनय जी से और रविंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ मुझे जरूर भेज दें ताकि और कुछ प्रयोग मैं मध्य प्रदेश में कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।